हेलो गाइस, तो मैं हूं वैभव और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे गाला सीरीज़ में सेक्शन बी पेपर 2 का। तो लास्ट वीडियोस में आशा करता हूँ आपको सब समझ आया होगा अच्छे से। अब हम इसमें सेक्शन बी कवर कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट, मतलब कंप्लीटली हम उसको उल्टा क्यों बोलते हैं। तो देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, हमारा एक एलिमेंट होगा या फिर कोई सब्सटेंस होगा, नॉट एलिमेंट, कंपाउंड भी हो सकता है। एक सब्सटेंस होगा, वो ब्रेक डाउन होता है दो इंडिविजुअल सब्सटेंस में, दैट इज अवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और सेकंड हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सब्सटेंस होंगे, एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, वो दोनों इंटरेक्ट करेंगे और एक नया कंपाउंड बनाएंगे। दैट विद, समझो कि मान लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसमें हमारे पास जो सब्सटेंस होगा ए बी, मान लो कोई, तो वो ब्रेक डाउन होगा, वो बनाएगा ए प्लस बी। यहाँ पे क्या रहा है, ये टूट के दो अलग अलग कंपाउंड बना दे रहा है। वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इसका कंप्लीट उल्टा, दो एलिमेंट आएंगे, सॉरी दो सब्सटेंस आएंगे जो क्या होंगे, मिक्स होके एक इंडिविजुअल सब्सटेंस बना देंगे। सो जैसे कि हम देख भी सकते हैं कि ये क्या एकदम इसका अपोजिट है। तो देखो, decomposition reaction are called the opposite of combination reaction because in combination reaction two or more substance combines to form a single product। वो क्या कर रहे हैं, ये वाला हमारा combination reaction का है। In the decomposition reaction one compound breaks down into two or more। decomposition में क्या हो रहा है, एक substance है जो है वो दो individual substance में divide हो जा रहा है। Thus the direction of this reaction is opposite। इस वजह से हम इनको क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है। ओके, उसके एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू H2O। तो अगर हम लिखे तो H2 प्लस O2 विल गिव यू H2O। तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना 2, तो यहाँ पे नहीं, हाँ नहीं, यहाँ पे 2 हो गया बैलेंस। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन, इसका कंप्लीटली रिवर्स लिख सकते हैं कि H2O जो है वो डिकम्पोज होगा H2 प्लस O2। तो इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो। और ये रिएक्शन आप चाहे तो इसको ऐसे बेसिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसके साथ कि ये डेफिनेशन लिख दी, उसके नीचे ये कॉम्बिनेशन के लिए और ये उस डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट 4 जनरल प्रॉपर्टी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ओके, तो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो जिसमें आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे के साथ बाउंड होके रहते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, दे हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उनकी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली हाई होते हैं, बिकॉज उसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है वो कौन सा फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसकी वजह से वो बाकी के कोवेलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड उनसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसकी वजह से इनके जनरली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो जनरली हाई होते हैं। सेकेंड है यूजुअली सॉल्यूबल इन वाटर। ये क्या होता है, जब हम इनको वाटर में डालते हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको जो वाटर मॉलिक्यूल से ओवरकम कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो वाटर में इजीली सॉल्यूबल होते हैं। थर्ड है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और डिजोल्व स्टेट। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई आयोनिक कंपाउंड ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। तो इसका रीजन क्या होता है कि जब वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब वो उनके बीच में कोई चार्जेस नहीं होते या फिर उनके पास कोई चार्ज नहीं होता है जो ये करंट को फ्लो करा सके। बट जब हम उसको मोल्टन या मेल्ट कर दे या फिर उसको डिसॉल्व कर दे पानी में, तब क्या होता है, वो चार्ज डिसोशिएट हो जाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। तो जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उनके पास चार्जेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर दे, अलाउ करे फ्लो करने के लिए। तो इसकी वजह से वो सिर्फ मोल्टन या फिर डिसॉल्व स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाते हैं। फोर्थ क्या है, फॉर्म हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड। जब भी वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं तब कैसे सॉलिड फॉर्म करते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। तो हमारे पास कितने होते हैं, दो, दैट इज ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स मतलब जो प्लांट्स हो गए, और हेट्रोट्रॉप्स मतलब जो उनके ऊपर डिपेंडेंट एनिमल्स जो उनको खा के जिंदा है।
घर का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हो गए, वो क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स, जो खाना बना रहे ला रहे, और हेट्रोट्रॉप्स जैसे कि हम, कि जब बैठ के सिर्फ खाना खा रहे। तो बेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। दिस ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम द सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये कैसे ऑर्गेनिजम्स है, जो खाना है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलके खाना बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये क्या यूज करते हैं, दे यूज सनलाइट, सन एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू मेक द फूड। इसके एग्जांपल में कौन है, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, सम बैक्टीरिया। Heterotrophic organism. The organisms cannot prepare their own food and depends on the organism for the nourishment. वो क्या करते हैं, जो भी हमें खाना चाहिए, हम जो एनिमल्स है वो क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो हम किस में आते हैं, हेटेरोट्रोप्स। इसके एग्जांपल में क्या है, एनिमल्स, फंगाई, मोस्ट बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद द डायग्राम। अब जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो क्या है, एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइलम में मोस्टली जो लीव्स होते हैं उसके लीव्स के एजेस के ऊपर क्या आते हैं, स्मॉल स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होते हैं। वो बर्ड्स धीरे धीरे इवेंचुअली ग्रो होते हैं, बाद में वो उसमें से डिटैच होकर सॉइल में गिर जाते हैं, और जैसे उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है वो एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह ग्रो कर सकता है। तो हम एक ही प्लांट से इंडिविजुअली बहुत सारे नए नए ब्रायोफाइलम सिर्फ लीव्स के थ्रू बना सकते हैं। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। अब इस केस में जो ब्रायोफाइलम है उसमें लीव्स होते हैं, किसी केस में हम रूट्स का यूज करते हैं, किसी केस में हम स्टेम का भी यूज कर सकते हैं। तो रूट, स्टेम्स और लीव, सीड की जगह पे हम ये सारे यूज करते हैं। ओके, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। तो उसमें क्या होता है, इन ब्रायोफाइलम द लीव्स आर स्मॉल बर्ड्स प्रेजेंट अलोंग देयर एजेस ऑफ द लीव। उनके जो भी एजेस होते हैं, मार्जिन्स होते हैं लीव के, मीन्स हमारा अगर ये पत्ता है तो इसके जो मार्जिन है यहाँ पे बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आना, डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे डेवलप करते हैं धीरे धीरे वो उसमें से फिर टूट जाते हैं। These words can grow into the new plantlets when the leaf falls on the moist soil. अब जैसे ही वो टूट के सॉइल में चले जाते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे एक न्यू प्लांट फॉर्म कर सकते हैं। Each bird develops roots and shoots forming a new independent plant. फिर जो प्लांटलेट हमारा प्रोड्यूस वो धीरे धीरे डेवलप एक प्लांट में डेवलप हो जाता है। सिंगल लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम कैन प्रोड्यूस मैनी प्लांट्स। इसके थ्रू हमें एक ही पत्ते से बहुत सारे मल्टीपल ब्रायोफाइलम के प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये उसका डायग्राम हो गया। ये क्या है हमारा, ये हमारा लीव्स है, ये उसके एजेस के ऊपर प्लांटलेट्स प्रोड्यूस हुए। ये बाद में खुद ही इंडिविजुअली जब गिर रहे तो रूट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनका स्टेम है, इनका खुद का लीव्स है, और ये जब नीचे सॉइल में जाते हैं तो धीरे धीरे नरिशमेंट मिलने के बाद ग्रो कर जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन वुमेन। ओके, तो एवरी मंथ एग प्रोड्यूस होता है, अगर वो फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट फॉर्मेशन और फिर एक न्यूबॉर्न बेबी प्रोड्यूस होता है। बट अगर एग फर्टिलाइज ना हो तब क्या होता है, जो एग प्रोड्यूस होता है वो डिसोशिएट हो जाता है, और जो उसके लिए लाइनिंग बनती है यूटेरस के अंदर, जहाँ पे अगर एग फर्टिलाइज एग आता है और उससे नरिशमेंट मिलती है तो वो क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, और फिर उसमें से जो भी ब्लड्स एंड टिश्यूज़ है वो बाहर निकलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या होता है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस। क्या होता है, पहले द एग इज डिसइंटीग्रेटेड, जो भी एग है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। द थिक एंड द स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द यूटेरस विच वॉज प्रिपेयर्ड टू रिसीव द फर्टिलाइज एग इज नो लॉन्गर नीडेड। उसकी जरूरत नहीं है तो वो क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन करता है। द लाइनिंग ब्रेक्स डाउन एंड अलॉन्ग विथ सम ब्लड एंड टिश्यूज कम आउट ऑफ द वेजाइना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल पीरियड। Okay, next, what is cataract and how the vision of a person having a cataract restored? Okay, कैटरेक्ट क्या होता है, दैट इज मोतिया। जो भी सुना होगा कि मोस्टली जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको कैटरेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, हमारी आँख के सामने जो हमारी आई स्क्रीन है उसके अंदर थोड़ा ब्लरी विजन आ जाता है। जो हमारी लेंस है उसमें एक मिल्की लेयर आ जाती है जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखाई देता है।
अब उसको रिस्टोर करने के लिए हम कोई मेथड नहीं यूज़ करते, जैसे हम मायोपिया या फिर प्लस हाइपरमेट्रोपिया में लेंसेज लगाते हैं। इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें एक सर्जिकल ऑपरेशन करना पड़ता है जिसमें हम एक नई लेंस वहाँ पे इंस्टॉल नहीं, वहाँ पे सर्जिकली लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारी विजन जो है वो क्लियर हो जाती है। Okay, cataract is an eye defect in which lens of the eye becomes cloudy or opaque। जो भी हमारी लेंस है वो धीरे धीरे थोड़ी धुंधली हो जाती है, जिससे हमें दिखाई अच्छे से नहीं देता। Because of this, the light cannot pass through properly through the lens and the vision becomes blurry or hazy। This usually occurs in the older people। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे एजिंग होती है उसके अंदर, उस केस में ये चीज होती है। ओके, इसको रिस्टोर कैसे किया जाता है? द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड बाय सर्जिकल ऑपरेशन एंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आर्टिफिशियल लेंस और प्लास्टिक लेंस। नेक्स्ट, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक bulb of 4 minutes। Find the amount of electric charge flows through the circuit। ओके, तो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो पहले हम गिवन लिख देते हैं। हमारे पास करंट कितना दिया हुआ है, that is 0.4 एम्पियर। टाइम कितना है, 4 मिनट्स। कभी भी ऐसे कैलकुलेशंस हो तो हम क्या करते हैं, टाइम को पहले सेकेंड्स में कर लेते हैं, तो इंटू 60, तो कितना हुआ 240 सेकेंड। हमसे पूछा क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो Q पूछा है, तो Q का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू I इंटू T। करंट कितना दिया हुआ है 0.4 एम्पियर इंटू टाइम कितना हुआ है 240 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 96 कूलम। कभी भी न्यूमेरिकल में जो भी हमारा यूनिट है वो लास्ट में लिखता मत भूलना, नहीं तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो आंसर क्या आएगा हमारा 96 कूलम्स। ओके, नेक्स्ट क्या है, why are the household electrical appliances are not connected in series in the circuit। जब भी हमारे घर में जब भी कनेक्शंस होते हैं वो सीरीज में नहीं करके हम पैरेलल में करते हैं, क्यों? मान लो अगर हमने सीरीज में कर दिया तो क्या होगा, तो सीरीज के केस में क्या होता है, करंट सेम पास करता है हर एक के थ्रू और वोल्टेज डिवाइड होती है। जैसे हम कभी भी उसके वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, उसका डेरिवेशन करते हैं, तब हम देखते हैं कि आई उसमें कांस्टेंट होता है, वोल्टेज अलग अलग करता है, जो टोटल वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है V1 + V2 V3 V4 में। तो इस केस में क्या होगा, मान लो अगर हमने सेम सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, टीवी फ्रिज एक साथ, और करंट स्टार्ट किया, पहली बात तो जैसे हम एक स्विच चालू करेंगे सारे चालू हो जाएंगे। मान लो रात को तुम सो रहे हो, पंखा चालू करने गए, साथ में लाइट भी चालू हो गया, फ्रिज भी चालू हो रहा है, वॉशिंग मशीन भी चालू हो रहा है, तो वो तो फायदा नहीं होगा। सेकंड, सब में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। मान लो पहले 2 डिवाइस तुमने हैवी वोल्टेज के लगा दिए, उसके बाद थोड़े छोटे छोटे वोल्टेज के, और बाद में फिर वापस बढ़ा, तो जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक जगह पे हैवी वोल्टेज आ जाएगा, दूसरी जगह पे 2 वोल्ट इसमें यूज हो गया, थर्ड वाले में थोड़ा यूज होगा, फोर्थ वाले के लिए बचा ही नहीं, तो अप्लायंस अपने फुल पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, मान लो कोई बीच में एक भी चीज खराब हो गई, मान लो फ्रिज खराब हो गया, तो पूरा सर्किट ब्रेक डाउन होगा, वो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा एंड तक। वो फ्रिज के पहले के डिवाइसेस चलेंगे बट फ्रिज के आखिरी वाले नहीं। और मेन रीजन क्या होता है, सेम करंट हम हर एक डिवाइस में नहीं भेज सकते, हर एक डिवाइस का अपने रिक्वायरमेंट अमाउंट अलग अलग होता है, उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से उसमें करंट रिक्वायर होता है, तो हम हर एक में अगर सेम करंट भेजेंगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ओके, पहला क्या है, सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल अप्लायंसेस, कि अगर सेम करंट हमें चाहिए नहीं, कनेक्टेड इन सीरीज द सेम करंट वुड पासेस थ्रू एवरी डिवाइस, दिस मीन्स ऑल अप्लायंस वुड नॉट वर्क प्रॉपरली एज ईच वन नीडेड डिफरेंट करंट। जिसकी जितनी रेजिस्टेंस उस हिसाब से उसको करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इफ वन एप्लीकेशन फेल्स द होल सर्किट विल ब्रेक डाउन, कि हमारा ऐसा पूरा सिस्टम है, यहाँ पे हमने एक डिवाइस लगाया, यहाँ पे एक डिवाइस लगाया, यहाँ पे एक डिवाइस लगाया, मान लो यहीं पे ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको तो करंट मिल रहा है पर वो यहाँ तक जा ही नहीं पाएगा, ना ही इसमें भी नहीं आएगा, बिकॉज हमारा सर्किट ही ब्रेक डाउन होगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो ही नहीं करेंगे। नो इंडिपेंडेंट कंट्रोल, हमारे पास कंट्रोल ही नहीं बचेगा। अगर हम एक स्विच चालू कर रहे हैं तो सारे अप्लायंसेस एक साथ चालू हो जाएंगे, जो कि कोई फायदा ही नहीं होगा फिर। इन सीरीज सर्किट यू कैनॉट स्विच ऑन और ऑफ इंडिविजुअल एप्लीकेशन सेपरेटली, वोल्टेज गेट्स डिवाइड
हमारा जो भी टोटल वोल्टेज है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और मान लो हमने लास्ट में कोई रखा है, उसका उसे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो उधर उतना पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो अपने पोटेंशियल पे काम ही नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट है गिव रीजन इन आवर होम्स वी यूज 2 डिफरेंट पावर सप्लाईज। ओके, तो नॉर्मली घर पे देखा होगा कि कुछ जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं उनके लिए अलग से हम स्विच बोर्ड्स लगाते हैं, जो जिनका सॉकेट ही अलग होता है। उसका रीज़न क्या होता है, वो जो भी अप्लायंसेस है वो थोड़े हैवी अप्लायंसेस होते हैं जिनको ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए होता है, जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गए, फिर इलेक्ट्रिक हीटर्स, फिर जो स्टोव्स हो गए, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्टोव्स आते हैं, उनके लिए हमें ज़्यादा हाई पोटेंशियल चाहिए। और नॉर्मल जो डिवाइसेस हो गए जैसे आयरन हो गया, फिर मिक्सर हो गया, उन सब के लिए कम हमें पोटेंशियल चाहिए, तो हम उसको नॉर्मल हमारे सर्किट पे जो हमारे चार्जर्स है उनको हम यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ वो जो डिवाइसेस होते हैं वो 220 वोल्ट के अराउंड काम करते हैं, और कुछ डिवाइसेस होते हैं वो 110 वोल्ट में काम कर जाते हैं। इस वजह से हमें कैसे चाहिए, 2 पोटेंशियल चाहिए हमारे घर में। We use 2 different power supplies rating in our homes, usually 220 volt for heavy appliances and 110 volt for lower voltage or lower power devices, because different appliances requires different amount of current and voltage to work in safely and efficiently. Okay, next in food chain, the amount of energy obtained gradually decreases as it reaches the tertiary consumer from the producers. Explain the reason. Okay, जब हमारा ये जो पिरामिड होता है, इसमें क्या होता है, पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी और फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। तो जैसे जैसे अमाउंट, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे अगर हम एनर्जी का लेवल देखें तो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है, एनर्जी जितनी है वो कम होते जाती है। तो उसका मेन रीजन क्या होता है, तो हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है, सन। तो जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या करते हैं, सन एनर्जी कंज्यूम करते हैं, वो सन से 10% एनर्जी ले लेते हैं। तो उनके पास जो फूड आ रहा है उसमें 10% सन एनर्जी है। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है वो उनको खा रहे हैं, तो वो जो 10% है उसका 10% उनको मिल रहा है। और उसके बाद और नीचे जाए सेकेंडरी लेवल पे, तो वो जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स में से भी सिर्फ 10% कंज्यूम कर पा रहे हैं। और एट लास्ट जो टर्शरी लेवल है उसमें भी 10%। तो हम अराउंड सिर्फ 10% ही हमें कंज्यूम हो रहा है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जो सोलर एनर्जी है, फिर जो हम सन से एनर्जी ले रहे हैं वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होते जा रही है। इस वजह से जो एनर्जी लेवल्स है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। ओके, तो क्या रीजन है, इन फूड चेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एज each tropic level because of energy loss in the form of heat during the various life processes such as respiration, movement, growth and reproduction। तो जो एनर्जी है वो कहाँ लॉस हो रही है, अलग अलग फॉर्म में, हीट के फॉर्म में अलग अलग प्रोसेसेस में लॉस हो जा रही है। द सन इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Producers capture only small fraction of solar energy through photosynthesis. When herbivores eat plants, they get only about 10% of the energy stored in plant. The rest is lost in as a heat. जो भी अब हमने बात की कि वो सोलर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो मान लो उनको सिर्फ 10% मिल रही है, बाकी की क्या हो रही है, इन अ फॉर्म ऑफ अलग अलग हीट के फॉर्म में अलग अलग प्रोसेसेस में रिमूव हो जा रही है। सिमिलरली सेकेंडरी और टर्शरी में भी यही हो रहा है, वो जब प्राइमरी लेवल से कंज्यूम कर रहे हैं तो बाकी की तो उसमें वो सिर्फ 10% कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी की कहा जा रही है एज अ फॉर्म ऑफ हीट रिलीज हो जा रही है। Okay, next differentiate between biodegradable waste and non biodegradable waste। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसे वेस्ट होते हैं जो कि कुछ टाइम के बाद सॉइल में जाके मिक्स हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हो एकदम एलिमेंटल फॉर्म में जाके ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको डाइजेस्ट करके उनको ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाते हैं, ये इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाते। फिर हम इसके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मोस्टली अगर ये 2 मार्क्स में आ रहा है तो हमें मिनिमम 4 पॉइंट तो इसके लिए लिखने पड़ेंगे। तो पहला तो डेफिनेशन ही हो जाएगा कि वेस्ट दैट कैन बी ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई, वो उसकी क्या होगी, फर्स्ट तो डेफिनेशन। सेकेंड, वेस्ट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन द बाय नेचुरल ऑर्गेनिजम्स इजीली, ये क्या कर सकते हैं, इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड है वेजिटेबल पील्स, उसके एग्जाम्पल हमने लिख दी कि वेजिटेबल पील्स, पेपर, कॉटन, फूड वेस्ट, डेड प्लांट्स एंड एक्सेट्रा।
इसमें क्या आएगा, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल्स, पॉलीथीन, सिंथेटिक फाइबर, ये सारे इसके एग्जाम्पल। थर्ड है डू नॉट पॉल्यूट मच एज दे डिकम्पोजेज एंड गेट रिसाइकल इन नेचर। ये खुद ही एक तो डिकम्पोज हो जाते हैं तो पॉल्यूशन नहीं करते, और सेकेंडली वो खुद ही रिसाइकल हो जाते हैं, हमें किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाते हैं, मैन्योर के फॉर्म में मिल जाते हैं, गैस के फॉर्म में मिल जाते हैं। कॉजेज पॉल्यूशन एज दे रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होते हैं, डिकम्पोज नहीं होते तो हमारे इन्वायरमेंट में वो ऐसे के वैसे ही रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर और बायोगैस। इसको हम क्या कर रहे हैं, बायोगैस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रिसाइकलिंग, रीयूज और स्पेशल डिस्पोजल मेथड। अब मान लो कोई मेडिकल वेस्ट है, उसमें मोस्टली प्लास्टिक्स आ रहे हैं, तो हम उसको ऐसे ही नहीं थ्रो कर सकते, बिकॉज वो क्या करेंगे, पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए परफेक्ट मेथड, उनको पहले डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनको ब्रेक डाउन करना है, अलग अलग सेग्रीगेट करना है, फिर उनको डिस्पोज करना पड़ेगा। एक्सप्लेन एक्सक्रीशन इन प्लांट। ओके, तो एक्सक्रीशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जब हम बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट जो भी हम रिमूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट एक्सक्रीशन सिस्टम है, जिसमें हम हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, फिर वो एक्सक्रीट आउट होता है। बट प्लांट के केस में क्या होता है, वो लोग भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट वो एकदम सिंपलर फॉर्म में उसको रिमूव करते हैं, जैसे कि गैसेस के फॉर्म में अपने स्टोमेटा के थ्रू रिमूव कर दिया, बाद में डेड सेल्स में स्टोर करना, फिर रूट्स के थ्रू सॉइल के अंदर उसको एक्सक्रीट आउट कर देना। Okay, the excretion is process by which waste products are removed from the body of an organism. Just like animal, plant also produce waste material, but their mode of excretion is simpler. तो waste क्या क्या है, through stomata and lymph cells, stored in old or dead tissues, फिर है excretion through roots, फिर है excretion through transpiration जो भी water remove करते हैं, या फिर formation of useful substances। तो स्टोमेटा के थ्रू क्या रिमूव करते हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जो भी उनके पास होता है वो। फिर सम वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन द ओल्ड लीव्स, बार्क्स और फ्रूट्स विच लेटर फॉल ऑफ द प्लांट। एग्जाम्पल क्या है, रेजिन एंड गम्स। उनके रूट्स के थ्रू भी वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सराउंडिंग सॉइल में रिमूव कर देते हैं। फिर एक्सेस ऑफ वाटर जो भी होता है उसको रिमूव कर देता है प्लांट बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। फिर फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे लेटेक्स हो गया, रेजिन हो गया और एसेंशियल ऑयल हो गए, वो सब फॉर्म करके वो अपने अंदर से रिमूव कर देता है उसको। नेक्स्ट है डिफाइन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड स्टेट इट्स यूज। ओके, तो देखो नाम में है इलेक्ट्रो और प्लस मैग्नेट, तो ऐसा मैग्नेट जो कुछ इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड होगा। तो जब भी हम आयरन, सॉफ्ट आयरन लेते हैं, उसको सिलेंड्रिकल कॉइल में रोल कर देते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तब जो एक मैग्नेटिक वो जो क्या बोल सकते हैं, वो जो कॉइल है वो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ टेम्पररी मैग्नेट, इज नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। वो क्या है, टेम्पररी मैग्नेट है, made by winding a coil of insulated wire around a soft iron core and passing the electric current through the coil. It behaves like a magnet only when the current flows through it. वो मैग्नेट की तरह कब बिहेव करता है, जब उसके अंदर से हम करंट पास करते हैं, तभी वो सिर्फ एज अ मैग्नेट बिहेव करता है। अब इसका यूज क्या होता है, इन द इलेक्ट्रिक बेल्स एंड बजर्स, इलेक्ट्रिक क्रेन्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर्स में यूज होता है, इन रिलेज एंड टेलीग्राफ्स, एंड लास्ट है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। जब भी हमें मैग्नेट से, वेस्ट में से मैग्नेट कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल सेपरेट करना है, जैसे मेटल्स हो गए वो सब, तब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। ओके, तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन सी और सेक्शन डी कवर करेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।